सुबह बोलेगा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। सुबह बोलेगा में आज बात करेंगे, बाढ़ है, विकराल है। उफनाई नदियों की बाढ़ से उत्तर प्रदेश के 16 जिलों के 875 गांवों में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। इनमें से 578 गांवों का संपर्क बाकी क्षेत्रों से कट चुका है। यूपी में कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हो चुके हैं। जगह जगह आई बाढ़ ने लोगों के लिए आफत खड़ी कर दी है। आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। प्रभावित है। इनमें से 578 गाँव टापू बन गए हैं और उनका संपर्क अन्य स्थानों से पूरी तरह से कट गया है। प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य पूरी मुस्तैदी से कर रही है। इसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी की कुल 22 टीमें तैनात की गई हैं। कहीं भी हालात चिंताजनक नहीं है। बाढ़ प्रभावितों को ठहराने के लिए राज्य में कुल 373 कैंप और 784 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को बाढ़ के कारण होने वाली जलजनित बीमारियों की रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने और उनके इलाज के लिए दवाओं का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। स्पेशल डेस्क न्यूज, के न्यूज इंडिया। हर जगह बाढ़ से बुरा हाल हो चुका है। पानी के बीच जिंदगी जीने को जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी है। राहत बचाव कार्य भी लगातार किए जा रहे हैं। हर जगह संपर्क टूट चुके हैं। बाढ़ से हर जगह की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बुरा हाल हो चुका है। केदारनाथ यात्रा पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश हो रही है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चिरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग पूरी तरीके से बंद हो गया है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड जगह जगह बाधित हो चुका है। देखिए रिपोर्ट। बारिश और भूस्खलन के चलते केदारनाथ यात्रा ठप। सोनप्रयाग में रोके गए 150 के करीब तीर्थयात्री। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग मलबा आने से बंद। पैदल मार्ग को खोलने में जुटे हैं लोनीवी और एसडीआरएफ। यात्रियों के न पहुंचने से सुनसान पड़ा है केदारनाथ धाम। गौरीकुंड में 4 दिनों से बिजली और दूरसंचार सेवा ठप। केदारनाथ धाम पड़ाव और केदार घाटी में लगातार बारिश जारी है। बारिश के कारण 2 दिनों से केदारनाथ धाम की यात्रा भी ठप पड़ी हुई है। गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के चीरवासा नामक स्थान पर मलबा आने से मार्ग बंद पड़ा हुआ है, जबकि केदारनाथ हाईवे सोनप्रयाग से आगे गौरीकुंड तक जगह जगह बाधित हो गया है। गौरीकुंड के निकट हाईवे का एक बहुत बड़ा हिस्सा धंस गया है। केदार यात्रा के अहम पड़ाव गौरीकुंड में 4 दिनों से दूरसंचार सेवा के साथ साथ बिजली भी बाधित हो गई है। ऐसे में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को रात के समय में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि दूरसंचार सेवा न होने से संपर्क साधने के लिए 5 किलोमीटर की पैदल दूरी नापकर सोनप्रयाग आना पड़ रहा है। बता दें, मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले की केदार घाटी में बारिश जारी है। लगातार हो रही बारिश के कारण जहां केदारनाथ हाईवे बांसवाड़ा, फाटा, जामू, गौरीकुंड सहित अन्य स्थानों पर बंद है, वहीं गौरीकुंड से केदारनाथ के बीच चीरवासा में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है, जिस कारण केदारनाथ जाने वाले 150 के करीब तीर्थयात्रियों को सोनप्रयाग में रोका गया है। 2 दिन से भगवान केदारनाथ की यात्रा ठप पड़ी हुई है और केदारनाथ धाम के दर्शन कर चुके श्रद्धालुओं को पैदल मार्ग पर हो रहे भूस्खलन के कारण पुलिस एसडीआरएफ की मदद से सुरक्षित गौरीकुंड लाया जा रहा है। स्थानीय लोग किसी तरह से जान जोखिम में डालकर पैदल आवाजाही कर रहे हैं। बांसवाड़ा में पहाड़ी से मलबे के साथ पेड़ भी गिर रहे हैं। मूसलाधार बारिश का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। मलबा और बोल्डर गिरने से हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। केदारनाथ गौरीकुंड पैदल मार्ग भी ठप पड़ा हुआ है। ऐसे में यात्रियों के अभाव में बाबा केदार का दरबार सुनसान पड़ा हुआ है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी ने कहा कि गौरीकुंड सोनप्रयाग राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से बंद पड़ा हुआ है।
आज सबसे बड़ा डेंजर जोन बन चुका है गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग। विगत 4 दिनों से गौरीकुंड में न बिजली सप्लाई ठप पड़ी हुई है और दूरसंचार सेवा भी बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, जो कि केदारनाथ की यात्रा का अहम पड़ाव है गौरीकुंड। प्रशासन विगत 4 दिनों से अभी तक यहाँ पे कोई भी टीम नहीं भेज पाया है और 4 दिनों से रास्ते, पानी, बिजली, दूरसंचार सेवाएं बिल्कुल ठप पड़ी हुई हैं। प्रशासन बेसुध लापरवाह बना हुआ है। प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने कहा कि गौरीकुंड केदारनाथ 18 किलोमीटर पैदल मार्ग के बीच चीरवासा नामक स्थान में मलबा आने से पैदल मार्ग बंद पड़ा है। जो चीरवासा में बंद है ट्रैक पे, तो उसके संबंध में हमने सोनप्रयाग में जितने भी तीर्थयात्री लगभग 150 के अराउंड वहाँ पे लोग हैं जो ऊपर दर्शन के लिए जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया था कल से, तो वो नीचे सोनप्रयाग में ही हैं। इसके अलावा जो केदारनाथ में जो थे और जिन्होंने दर्शन करके जो वापस आ रहे उतर रहे थे, SDRF और लोकल पुलिस के साथ ऐसे उनको नीचे लाया जा रहा है एक एक करके, और उनको हम थ्रू कर दे रहे हैं और संभवतः आज शाम तक उस रास्ते को उस काम चल रहा है। अगर वो क्लियर हो जाता है तो फिर हम जो यात्री नीचे रुके हुए हैं उनको भेज देंगे। बहरहाल सोनप्रयाग में 150 के करीब तीर्थयात्रियों को रोका गया है। केदारनाथ दर्शन कर वापस लौटने वाले तीर्थयात्रियों को SDRF की मदद से वापस लाया जा रहा है। केदारनाथ हाईवे फाटा मूनकटिया में भारी बोल्डर और मलबा आने से बंद है, जिसे खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। अब आपको पास तस्वीरें दिखा देते हैं यूपी में बाढ़ की तबाही देखने को जहां पर मिल रही है। पास तस्वीरें आप देख सकते हैं। पहली तस्वीर आपको लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, अयोध्या, फर्रुखाबाद और बिजनौर से ये पास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हर जगह सिर्फ आपको पानी ही पानी दिखाई पड़ेगा। जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ आपको पानी दिखाई पड़ेगा। पानी के बीच जिंदगी जीने की जो जद्दोजहद है लगातार वो जारी है और किसी को ये नहीं पता कि जो आफत है कब इससे राहत मिलेगी। लगातार राहत बचाव के कार्य भी किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने भी कार्य किए जा रहे हैं नाकाफी साबित हो रहे हैं। यूपी में बाढ़ की विनाश लीला लगातार जारी है। लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, अयोध्या, बिजनौर, फर्रुखाबाद में हर जगह बाढ़ की तबाही देखने को मिल रही है। बाढ़ का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। लोग परेशान हो चुके हैं, पानी के बीच जिंदगी जीने को मजबूर हो चुके हैं। राहत बचाव कार्य लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उससे लोगों को इतनी राहत नहीं मिल पा रही है। हर जगह और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, मनीष है हापुड़ से, अपनी राय रखें। देखिए, मैं आपको बता दूं, सरकार कोई राहत कार्य नहीं हो रही है। सिर्फ न्यूज और समाचार पत्रों में दिखाया जा रहा है कि हम राहत कार्य कर रहे हैं। ना तो रोजगार की तरफ ध्यान है सरकार का और ना ही सरकार का ध्यान है तो सिर्फ मंदिर और मस्जिद में। जी मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपके क्षेत्र में क्या कुछ हालात हैं बाढ़ के। और हमारे साथ के बख्श जी, सलाहकार संपादक जी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सत्येंद्र कुमार हैं बाराबंकी से सहयोगी, जगदीश सिंह हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं और अमीर रजा है हमारे साथ लखीमपुर खीरी से। सबसे पहले के बख्श जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं बाढ़ की, पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार बाढ़ आई है, लेकिन जो तस्वीरें हैं जस की तस बनी हुई हैं। ये बाढ़ आना ये कोई नई बात नहीं जी। बाढ़ हर साल ऐसे मौसम में आती है, बाढ़ जाती है। इसके पहले बाढ़ आई है जब शहरों में नाव तक चली जी। लेकिन समस्या ये है कि सरकार जो है एक बाकायदे एक नीति बनाती है। नीति बनाने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी सौंपती है कि नीति पे क्रियान्वयन करेंगे, उसके लिए गाइडलाइन जारी की जाती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी कह देना कि हर पार्टी का नेता कह देता बाढ़ आ गई है, बीजेपी सरकार, योगी सरकार इसके जिम्मेदार है। जिम्मेदार तो वो अधिकारी हैं जो बाढ़ के समय पहले से बाढ़ एक दिन तो आती, एक दिन में तो आती। बाढ़ का एक समय नियत है कि बाढ़ बरसात में आएगी और इसके लिए पूरे से इनको 2-3 महीने पहले तैयारी करनी। तो ये तैयारी न होने कारण ये स्थिति आ रही है। अगर तैयारियां हर साल 3-4 महीने बाढ़ की कर ली जाए तो ऐसी व्यवस्था में पैदा हुई।
अब आप बता रही हैं बिजनौर, बाराबंकी, लखीमपुर खीरी, इन 5-7 जगहों की स्थिति बहुत खराब है। इन जिलाधिकारियों को चाहिए कि बाढ़ क्षेत्र को दौरा करें और वहां से अपनी पूरी टीम ले जा करके इसकी पूरी व्यवस्था करें। सरकार ने हर बाढ़ क्षेत्रीय जिले के लिए पैसे का आवंटन कर दिया है। अब ये जिलाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि बाढ़ को नियंत्रित करें। इसके लिए सीधे सीधे जिले के जिलाधिकारी जिम्मेदार हैं, ना कि योगी, ना कि यहाँ की सरकार। जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी जाए। जिस जिले में ऐसी बाढ़ की स्थिति है और कोई घटना घटती तो जिलाधिकारी को सीधे दोषी ठहराया जाए और उसके खिलाफ कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाए। जी केबक्शी, लगातार कई सालों से बाढ़ आ रही है, तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही दिखाई पड़ती हैं और जब बाढ़ आ जाती है लोग परेशान हो जाते हैं, लोगों का भारी नुकसान हो जाता है, उसके बाद प्रशासन जागता है, उसके बाद प्रशासन काम करने को आता है। पहले से क्यों नहीं ये जो चीजें हैं उनको काबू में लाया जाता है? पहले से क्यों नहीं सतर्क होते हैं प्रशासन? ये पहले श्रुति जी मैं बता चुका हूँ, सरकार के जो अधिकारी हैं, सरकार तो समय से पूर्व दिशा निर्देश जारी कर देती है। राहत कार्यालय से दिशा निर्देश जारी हो जाते हैं। राहत कार्यालय हर जिलाधिकारी को और जिन जिलों में बाढ़ इस मौसम में आती उन जिलाधिकारियों को पूर्व में ही निर्देशित कर दिया जाता है, अलर्ट कर दिया जाता है कि आप ये परिपाटी रहिए कि आपके जिले में बाढ़ आएगी, इसलिए आप सुरक्षित हो जाएं। अब जिलाधिकारी जब इतने नकारा किस्म के जिलों में बैठे हैं कि पहले से व्यवस्था नहीं करते हैं, 3-4 महीने से सरकार लगातार जारी कर रहे, राहत दिशा निर्देश जारी हुए। अगर जिलाधिकारी अक्षम में काम करने के लिए उनके खिलाफ एक ही चारा बत्ता है कि उन्हें दंडाधिकारी करके उन्हें एक संदेश दे कि अब ऐसी जो भी जिलाधिकारी जाएगा तो पहले से अलर्ट रहेगा और ऐसी अव्यवस्था कभी नहीं पैदा होगी। जी केबक्श जी, सरकार की तरफ से जो राहत के लिए पैसा भिजवाया जाता है उसकी लूटमार हो जाती है, बंदरबाट कर दिया जाता है, उन अधिकारियों के ऊपर क्यों कोई कार्रवाई नहीं की जाती? वही तो मैं कह रहा हूँ सुची जी कि जो आपने सवाल किया है, सवाल के जवाब मैं पहले दे चुका हूँ कि सीधे सीधे जिला अधिकारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पैसा भी जाता है, सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है और सरकार नहीं चाहती कि किसी जिले में बाढ़ आवे, वहां के लोग जिला छोड़ के भागने पलायन की स्थिति में आवे। सरकार की ओर से ऐसा कोई कमी नहीं है, ये सीधे सीधे प्रशासनिक अधिकारियों की कमी है जिसकी वजह से ऐसी भयावह स्थिति पैदा हुई। जिला अधिकारियों को सीधे सीधे दंडित किया जाना चाहिए, हमारा मानना ये। बिल्कुल सर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ बाराबंकी से सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। सत्येंद्र, आपके जिले में क्या कुछ स्थिति है बाढ़ की? जिलाधिकारियों को सीधे सीधे दंडित किया जाना चाहिए, हमारा मानना ये। सत्येंद्र, आपके जिले में बाढ़ की क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? क्या कुछ स्थिति है वहां पर? बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि जो बाढ़ का पानी है गांव में आने की मुख्य वजह 80 मीटर बांध तक जाना बताया जा रहा है और ये जो 3 वर्ष पूर्व पहले ये कट चुका था, जिसके चलते गांव में पानी पूरी तरह से भर चुका है और गांव पूरी तरह से डूबे हुए हैं। अगर आपको बता दें कि जो है यहाँ के लोगों की मांग है कि रिंग बांध बन जाए तो उनकी लाखों की फसलें जो है और जो उनकी गिरफ्ती है वो बच जाएगी। जी सत्येंद्र, राहत बचाव कार्य की अगर बात की जाए तो वो कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य की अगर बात की जाए तो बाराबंकी के जिला अधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह लगातार इन गरीबों को जो बंधे पर रह रहे हैं, जो मजबूर हैं, उनको जो है राहत सामग्री पहुंचाने का किया जा रहा है और लगातार राजनेताओं के द्वारा भी जो है इनका सर्वेक्षण कर और उनको जो है राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी हमारे साथ जगदीश जुड़े हुए हैं प्रयागराज से। जगदीश, मैं आपके पास आऊंगी। जो प्रयागराज में समय बाढ़ की स्थिति है, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? जबरा के जो किनारे गांव है बिल्कुल बाढ़ की चपेट में है और पूरी तरह से जिलाधिकारी महोदय भानु गोस्वामी जी ने पूरी तरह पूरी व्यवस्था कर रखी है। एनडीआरएफ जो टीम है वो तैयार कर रखी है और सारी व्यवस्थाएं जो है सरकार द्वारा की गई है। कहीं न कहीं कुछ अधिकारी कहीं न कहीं लापरवाही कर रहे हैं। जी, यानी कि अधिकारियों की लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। जगदीश,
प्रयागराज में और लोग उससे नाखुश हैं। बिल्कुल मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ के गांव के लोग आए हैं, गांव के लोग यहाँ पे खड़े हैं, मैं उससे बात करना चाहूंगा। जिस तरह की आप बताएं कि जिलाधिकारी महोदय जो शासन का आदेश आया, आदेश जिलाधिकारी कवर कर रहे हैं, तो अधिकारियों की क्या लापरवाही दिख रही है आपको? देखिए, सरकार तो अपना पूरा काम कर रही है, परंतु अधिकारी ही अपना काम नहीं कर रहे हैं। कुर्सी पे बैठ के केवल वो अपना टाइम निकाल रहे हैं। हमारा मानना ये सरकार समय पे दिशा निर्देश कर देती है, परंतु अधिकारी काम करना नहीं चाहते और निचले स्तर के अधिकारी काम कर नहीं रहे हैं। उसकी वजह से बेचारे गरीब जनता को परेशानी होती है। और हमारे साथ जगदीश, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश ने कुरुक्षेत्र से, अपनी राय रखें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अधिकारियों के ऊपर दोषारोपण करना ये न्याय संगत बात नहीं है। ये तो वो हमारे हरियाणा में कहावत है कि माल खाने बांदरी और मार खाने रीछ, तो ये तो सरासर गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि चाहे बाढ़ राहत कोष हो और चाहे ये महामारी आई हुई है इस समय पूरे विश्व में, हम जो पेंशनधारी कर्मचारी हैं, हमारे पेंशन में से 5,000 रुपए काट लिए और हर महीने कट रहे हैं 5,000 रुपए। वो आप सरकार अपनी जेब से क्या लगा रही है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। जो जनता को पैसा मिल रहा है वो हमारे जैसे रेल जो कर्मचारी सेवानिवृत्त है उनके काटे जा रहे हैं, जो ड्यूटी पर है उनकी 2 दिन की तनख्वाह काट ली जाती है। नंबर 3, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमें जो गैस के ऊपर सुविधा मिली हुई है, हमारे को जो पैसा रिफंड होता है उसमें पूरा पैसा रिफंड नहीं हो रहा। 4 रुपए 69 पैसे सब्सिडी आई है। बताइए आप ये क्या तरीका है? आप हमारे 5,000 रुपए भी काट रहे हो, आप हमारी सब्सिडी भी काट रहे हो, और अगर कोई बेनिफिट सरकार की तरफ से मिल रहा है तो वो भी आप काट रहे हो। तो फिर आप दे क्या रहे हो? आप हमारी जनता की गाड़ी कमाई की जो उनकी मेहनत करी, 40 साल नौकरी करी अपने भारतीय रेलवे में। जी चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आपके क्षेत्र में क्या कुछ हालात हैं या फिर बाढ़ को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। आप हमसे संपर्क करिए और बताइए अपने हालात, आपके जिले में क्या कुछ हालात हैं। और हमारे साथ लखीमपुर खीरी से आमिर रजा जुड़े हुए। आमिर रजा, अगर आप लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो वहां पर क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? लखीमपुर की अगर बात की जाए तो सरकारी आंकड़े के हिसाब से आज 92,160 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं अगर शारदा से जो यहाँ से रिलीज किया गया है वो 1,77,000 क्यूसेक पानी है। इसके अलावा जो घाघरा से रिलीज किया गया 1,79,000 क्यूसेक पानी ये छोड़ा गया है। अगर सरकारी आंकड़े के हिसाब से अगर बात की जाए तो यहाँ पर लखीमपुर के अंदर 150 गांव प्रभावित हैं। इसके अलावा 108 घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। जो इस वक्त प्रभावित है वहाँ के लाखों लोग प्रभावित हैं। लेकिन अगर सरकारी आंकड़े के हट के अगर जमीनी हकीकत की बात की जाए तो लखीमपुर सदर तहसील के जो गाँव है यहाँ से 20 किलोमीटर पता है, वहाँ पर एक बालूगंज है, एक मीरपुरवा है, एक गोपालपुरवा है, ये छोटी खाली, ये ऐसे गांव है जहां पर बाढ़ का प्रकोप है। ये पूरे गांव भरे हुए हैं, जलमग्न है। लेकिन सरकारी अगर कागज पे बात की जाए तो सरकारी कागज पे इन बाढ़ों में जो बाढ़ का पानी है ये सरकार को दिखाई नहीं देता, प्रशासनिक अधिकारियों को दिखाई नहीं देता है। यहाँ के लोगों ने बताया कि यहाँ पर आज तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया है। यहाँ पर प्रशासन का कहना है कि ये बाढ़ का पानी यहाँ नहीं आया है, ये जलमग्न नहीं है। जी सतेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। घाघरा नदी ने कितना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है बाराबंकी में? देखिए, वैसे अगर जिले की बात करें तो रामनगर, रामतनही घाट और तहसील सिरौली गौपुर के हजारों परिवारों पर जो है बाढ़ का कहर टूटा है। बाढ़ पीड़ित लोगों की बेबसी और लाचारी देख मन दुखी हो जाता है। बाढ़ में डूबी घर गृहस्थी और कड़ी मेहनत से पैदा हुई फसलें आज पानी के बाढ़ में जो है डूब के बर्बाद हो चुके हैं। गांव में जिन रास्तों पर वाहन गुजरते थे वहां आज जो है नावें चल रही हैं। लोग अपने परिवार के साथ बंधे पर तिरपाल डालकर रह रहे हैं। जिंदगी नर्क से कम नहीं है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है धूप खुलती है तो उमस भरी गर्मी, तिरपाल के नीचे रहना
ही इंसान का सुकून छीन लेता है। सरयू नदी में जब लाखों क्यूसेक पानी छोड़ा जाता है तो अक्सर यहाँ हालात बेकाबू हो जाते हैं। जी सतेंद्र, लगातार लोग परेशान हैं। जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, लोग बेहद परेशान हैं क्योंकि लोगों के घर बह चुके हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है। लेकिन अगर हम बात करें प्रशासन की, तो जो उनकी तरफ से इंतजाम किए गए हैं, किस तरीके से राहत पहुंचाई जा रही है लोगों को? देखिए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ित लोग आजकल क्षेत्र में आने वाली बाढ़ कम होने के इंतजार में है। प्रशासन की प्रशासन जो मदद कर रहा है वो ऊंट के मुंह में जीरा बराबर होती जा रही है। वहीं सरयू नदी में लगातार आ रही बाढ़ के यहाँ भाजपा सांसद उपेंद्र रावत का कहना है कि राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। और वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राशन और राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। जी, तो हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं मेरठ से, उमेश जैन है। उमेश, अपना राय रखिए। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार, अपनी राय रखें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था, जो ये बाढ़ का प्रकोप है ये अधिकारियों की लापरवाही की वजह से होता है। अधिकारी पहले तो ध्यान नहीं देते हैं, अब अंतिम समय में ध्यान देते हैं, इससे बाढ़ का विकराल रूप हो जाता है और को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ईमानदारी से अधिकारियों को काम करना चाहिए, वो कर्मचारियों को, जिससे आम जनता को नुकसान ना हो, वो बड़ी बात की वो अपना काम कर सके। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राय रखने के लिए। तो लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। आपके क्षेत्र में क्या कुछ हालात हैं या फिर बाढ़ को लेकर के आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, के न्यूज के माध्यम से आप अपनी बात यहां पर रख सकते हैं। हमारे साथ केबक्स जी जुड़े हुए हैं। केबक्स जी, लगातार हमने अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश की, जो वहां पे बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से जो राहत दी जा रही है, ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। बाढ़ हर साल आती है, एक स्थायी हल क्यों नहीं निकल पा रहा इस चीज का? केबक्स जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करें। हम जगदीश के पास चलते हैं। जगदीश, जिस तरीके से लोगों के जो घर बह चुके हैं, लोगों को काफी नुकसान हुआ है, जो लोगों के घर बहे उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए प्रशासन की तरफ से? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, जिस तरह की लोग जिस लोगों के बाढ़ में घर बह चुके हैं, केवल प्रशासन केवल कागजों में देखिए, अगर देखा के नाम से केवल एक जीरो दिख रहा है, क्योंकि कागजों में पूरा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत देखा जाए तो वहाँ पे जो केवल लोगों की सामग्री है वो भी सही ढंग से नहीं। आमिर रजा, मैं आपके पास आऊंगी। जो हालात है इस समय, बाढ़ से लोग बेहद परेशान हो चुके हैं, लोगों के घर तक बह चुके हैं, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रशासन की तरफ से मदद की जा रही है, लोग उससे नाखुश हैं। हमने आपको बताया कि मीरपुरा इलाके में जितने भी गांव है, जो बंधा मीरपुरा के पहाड़ का है, वहां पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे ही नहीं, बल्कि वो जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, जो घरों के अंदर कैद होकर रहने के लिए मजबूर है, क्योंकि घर के अंदर भरा हुआ है, छतों पे रह रहे हैं, खाने के लिए अपना छतों पे सामान ले जा रहे हैं। ऐसे लोगों को प्रशासन बाढ़ ग्रस्त मान नहीं रहा है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो क्या है। इसके अलावा जो प्रशासन जो इनको मदद कर रहा होगा, तो किस हद से मदद कर रहा होगा, जाहिर सी बात है जब ये स्थितियां हैं। इसके अलावा हम बात करें तो लखीमपुर भारत नेपाल सीमा पे, जो भारत नेपाल सीमा पे जो लखीमपुर का क्षेत्र है, वो तहसील निहासन का क्षेत्र है, तो वहाँ कर पा रही है। सुगनिया क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहाँ नदी अपना पानी गाँव के अंदर। प्रशासन वादे तो दावे तो जरूर करता है कि वो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को मदद पहुंचा रहा है, लेकिन जब बनी हकीकत जब उस मौके पर पहुंची तो देखा वहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी आज नहीं पहुंचे, सरकारी नहीं पहुंची, लोग भूखे सोने के लिए मजबूर हैं। जो जगह जब फूस के बने हुए थे वो ऊंचे स्थानों पर खुले आसमान के नीचे रहने के मजबूर है। जी, तो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है कि किसी तरीके से जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं
उनकी सहायता की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं उन पैसों का बंदरबाट कर दिया जाता है, वो पैसे डकार लिए जाते हैं और लोगों की मदद नहीं हो पाती। केबक्स जी, मैं आपके पास आऊंगी। हमने अपने सहयोगियों से बात करने की कोशिश करी, जो वहां से बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनसे भी हमने बात करी। लोगों का यही कहना है कि अधिकारी सिर्फ कागज में ही कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पर जाकर नहीं देखते हैं। लोग बेहद नाखुश हैं और जितनी भी राहत दी जा रही है वो ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही है। सृष्टि जी, जरा सा हम आप अपना जवाब देने से पहले हम तीनों संवाददाताओं से एक सवाल कर लें। लखीमपुर खीरी है और प्रयागराज है और बाराबंकी है। इन जिलों के जिला अधिकारियों ने अभी एक सप्ताह के अंदर, पिछले सप्ताह तक, आज शुक्रवार है, किस किस जिलाधिकारी ने किस किस बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया, तो इसी से पता चल जाएगा जिलाधिकारी लोग बाढ़ में कितना इन्वॉल्व है और कितनी वहां का अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं। हर संवाददाता से एक ही सवाल पूछ लीजिए कि किस किस जिलाधिकारी ने अपने अपने जिले किस किस बाढ़ क्षेत्र का दौरा किया और अभी तक कितने लोगों को कितनी सहायता प्रदान की है। इससे दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाएगा। ये जो हर संवाददाता यही कह रहा है कि वहां से पैसा, सरकार से पैसा तो आता है, लेकिन जिलाधिकारी, हर संवाददाता ने लगभग यही बात कही कि हर जिलाधिकारी काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से बाढ़ आ रही है। और बाढ़ की व्यवस्था पहले 3 महीने से पूरी होनी चाहिए थी, और जब बाढ़ आता है तो लोग बस ये दिखाते हैं कि हम बाढ़ में बहुत व्यस्त हैं, बहुत काम हो रहा है, लेकिन सच्चाई, जमीनी स्तर की सच्चाई है कि बाढ़ से लोग पीड़ित हैं। 875 गांव पूरे प्रदेश में से गांव से बाढ़ से पीड़ित हैं। लोग पलायन करने की स्थिति में आ गए हैं। तो पहले इन संवाददाताओं से ये बात पूछ लें कि बाढ़ किन, लखीमपुर खीरी है, बाराबंकी है, प्रयागराज है, ये बाराबंकी बड़ा जिला है, लखीमपुर खीरी भी बड़ा है, प्रयागराज भी बड़ा जिला है। इनसे जरा पूछ लीजिए किस नियम ने, हर जिलाधिकारी हर बाढ़ के क्षेत्र नहीं जा सकता। उन्होंने नोडल अधिकारी और एडीएम को बनाया होगा, एसडीएम को बनाया होगा, किन किन स्रोत से कितने दौरा किया है। अगर ये हर संवाददाता पूछ लीजिए तो क्लियर हो जाएगा कि कौन जिलाधिकारी काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन पैसे का वितरण कर रहा है, राहत सामग्री पहुंचा रहा है, नहीं पहुंचा। अगर ये पता चल जाए कि कौन कौन सा नोडल अधिकारी किस किस बाढ़ क्षेत्र में नामित किए गए हैं, इससे बात क्लियर हो जाएगी। बिल्कुल। सत्येंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। हमारे साथ बाराबंकी सत्येंद्र जुड़े हुए। सत्येंद्र, बाराबंकी की अगर हम बात करें तो अधिकारी कब आते हैं यहाँ पर देखने के लिए? एक हफ्तों की अगर बात की जाए तो इस एक हफ्ते में उनकी तरफ से क्या कुछ कार्य किए गए? देखिए, अगर बात बाराबंकी की जाए तो, और यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं उनकी अगर बात की जाए तो यहाँ लोगों का कहना है कि वो जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है काफी जो है मदद कर रहे हैं, और वो लगातार हफ्ते में करीब 2-4 बार जरूर जाते हैं बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए। और आज भी लगातार जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह बाढ़ पीड़ितों के हालचाल जानने के लिए वो भ्रमण पर आए हुए थे। और आपको बता दें कि लेकिन ऐसे कुछ अधिकारी हैं जो उनसे जो अधिकारी हैं वो हिला हवाली काम में करते रहते हैं कि उनके द्वारा अगर हिला हवाली होती है तो जो बाढ़ पीड़ित है उनको जो है राशन सामग्री नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन जिला अधिकारी की अगर बात की जाए तो वो लगातार राहत सामग्री और बाढ़ पीड़ितों की मुलाकात कर रहे हैं। सत्येंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि जिलाधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन और जो अधिकारी हैं वो लापरवाही कर रहे हैं, तो क्या जिलाधिकारी को उसके बारे में नहीं पता है? बिल्कुल, ग्रामीणों द्वारा जो है जिला अधिकारियों को अवगत कराया गया था, जिसके बाद जो है जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह ने जो है संज्ञान भी लिया था। और लोगों का तब से ये कहना है कि अब जो छोटे कर्मचारी अधिकारी हैं वो अब मौके पर पहुंचकर राशन पहुंचा रहे हैं। जी सत्येंद्र, जितने भी लोग वहां से प्रभावित हुए हैं, उनके घर बहे हैं, उनको लेकर के क्या इंतजाम किए गए अभी तक? देखिए, अगर इंतजाम की बात की जाए तो फिलहाल के लिए अभी जो है ऊंचे पर जो बंधा है उस पर रहने के लिए तिरपाल और सारी सामग्रियों का प्रयोग दिया जा रहा है, जिससे वो उनको यूज कर रहे हैं। और हालांकि परेशानी तो होती ही है कि जब उनका घर बार छूट जाता है तो उनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है जो उनके अपने निजी घर में मिलती थी। जी, हमारे साथ जगदीश जी जुड़े हुए हैं। जगदीश, अगर बात की जाए आपकी जगह की प्रयागराज की, तो वहां पर जिलाधिकारी ने कब दौरा किया और उसकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए अभी तक, एक हफ्ते की अगर बात की जाए? थोड़ा सवाल ये है कि प्रशासन पूरी तरह से पता है कि जुलाई अगस्त में बाढ़ आनी
आमिर रजा, मैं आपके पास आऊंगी। अगर लखीमपुर खीरी की बात की जाए तो जिलाधिकारी कब वहां पर आए, उनकी तरफ से क्या कुछ इंतजाम किए गए? देखिए, आपको बता दें कि जिलाधिकारी की अगर मूवमेंट की बात की जाए तो जिलाधिकारी लगातार मूवमेंट कागज के ऊपर अखबारों में और दिखाई देता है, क्योंकि ये लखीमपुर जो है 6 तहसीलों में बटा हुआ है और 4 तहसीलें 5 तहसीलें इसकी प्रभावित हैं बाढ़ से। ऐसे में जिलाधिकारी कुछ तहसीलों में बना नहीं सकते हैं, जाहिर सी बात है कि वो अपने जो नोडल अधिकारी जो उप जिलाधिकारी नोडल अधिकारी बनाया गया है जिम्मेदारी। जी के बख्शी, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने अपने सहयोगी से बात करी है, सहयोगियों का कहना है कि जिलाधिकारी आते हैं, दौरा करते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी हैं जो काम में लापरवाही कर रहे हैं, जिससे लोग बेहद परेशान हो चुके हैं और उनको राहत नहीं मिल पा रही है। कभी कभी अधिकारी आ जाते हैं, तो वहीं हमने जब लखीमपुर खीरी की बात करी तो वहां पर हमारे सहयोगी का कहना था कि कागजों में तो काम हो रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। हाँ, मैंने अभी लखीमपुर संवाददाता को सुना, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि उन्होंने ऐसा कागजों में काम हो रहा है जी। और उन्होंने ये भी कहा 4 तहसीलें हैं, जिलाधिकारी हर जगह नहीं जा सकता। हमारा पहला सवाल यही था सृष्टि जी कि इन संवाददाताओं से कि जिलाधिकारी के पास एडीएमसी भी होते हैं, एसडीएमसी भी होते हैं और एक एसडीएम एक तहसील में होता है, एक एडीएम के पास कई तहसीलें होती हैं, एक एसडीएम के पास एक तहसील होती है और वहाँ पे उसके पास एसडीएम के पास भी काफ़ी लंबा चौड़ा स्टाफ होता है। हमारा कहना यह है कि आमिर रजा से एक सवाल पूछ लीजिए कि जब 4 तहसीलों, कितनी तहसीलें बाढ़ से प्रभावित हैं, क्या वो उस एसडीएम के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है कि जो प्रस्तावित भागे हैं, या उनसे कोई जवाब तलब किया गया है? जो पैसा जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश सरकार जो उपलब्ध हुआ था, कितने पैसा का वितरण किया जाता है, कितनी राहत सामग्री बांटी गई है? अगर जिलाधिकारी अखबारों में सिर्फ कहता है जैसा ये कह रहे हैं, तो ये भी बताया होगा कि जिलाधिकारी ने कितने पैसे का वितरण कर दिया है, उसके लिए कितने एसडीएम से क्या फीडबैक आया है, ये भी लखीमपुर संवाददाता से पूछ लीजिए। जी आमिर रजा, आपने सवाल सुना, के बख्शी ने सवाल पूछा कि 4 तहसीलें जो बांटी गई हैं, जिलाधिकारी वहां पर नहीं जा सकते हैं, तो जो एसडीएम है उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई या नहीं? देखिए, आपको बताते हैं कि जो भी बजट आता है, सरकारी बजट आता है, इसका कोटेश नोट रिलीज नहीं किया जाता है, कागज पे जरूर बताया जाता है कि आज इतने पैकेट बांटे गए। हम आज गाँव में गए, गाँव में लोगों ने बताया कि जो शादीशुदा लोग हैं उनके घर के कुछ ऐसे इलाके हैं जिनके कुछ लोगों को लंच पैकेट बांटा गया, लेकिन वहां पर भी आपको बताएं जो अकेले रह रहे थे, जो असहाय हैं, वृद्ध हैं, उनको कोई मदद नहीं पहुंचाई जा रही। इसके अलावा जो सरकारी कागजों पर खर्च होने वाली की बात की अगर की जाए तो सरकारी कागज के ऊपर जब बाढ़ खत्म हो जाती है तब ये जरूर बता दिया जाता है कि बाढ़ में इतने करोड़ रुपया, इतने 100 करोड़ रुपया खर्च हुए, लेकिन बाढ़ के दौरान वो रुपए किस तरीके से खर्च किए जा रहे हैं उनकी कोई पारदर्शिता नहीं बताई जाती। तो कोई नहीं बताया जाए कि आज की तारीख में किस इलाके में कितने बाढ़ प्रभावित लोगों को क्या क्या मदद की गई, कितने लोगों के घर जो बाढ़ से गिर गए हैं उनको क्या मदद की गई है। इसके अलावा जो कैजुअलिटी होती है, जो मवेशी होते हैं उनको कितना पैसा दिया जाता है, जो हालात उसको तो नहीं बताया जाता है और न ही बाढ़ में जो स्वास्थ्य की टीमें लगी हैं उनको नहीं कोई, हाँ बाद में दी जाती है कि इतने आंकड़े जमीनी से दूर होती है। लेकिन अगर बात करें लखीमपुर में, हम आपको बता दें कि लखीमपुर में 40 करोड़ रुपए का भुगतान यहाँ पर राहत के नाम पर कोई 7 साल पहले किया गया था, लेकिन उसकी जब क्रॉस चेकिंग की गई थी तो उसमें बड़ा घोटाला निकल के आया था, इसीलिए आज तक उस भुगतान को ठेकेदारों को नहीं दिया गया। ये इस बात का सबूत है कि बाढ़ के नाम पर लखीमपुर में बड़े घोटाले किए जाते हैं, लेकिन चूंकि अधिकारी एसडीएम अधिकारी से मिला हुआ होता है, अधिकारी को अंजाम देता है, ऐसे में जिलाधिकारी आज किसी एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई आमद में। जी तो बिल्कुल लगातार एक ही चीज सामने निकल करके आ रही है कि लगातार सरकार की तरफ से तो राहत पहुंचाई जा रही है, लेकिन जब अधिकारियों तक उसका पैसा पहुंचता है तो बंदरबाट हो जाता है और लूट मार हो जाती है उस पैसे की। लोग परेशान हैं और अधिकारियों ने
जनता को राम भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि उनका तो काम हो गया है। उनकी तरफ से जो सरकार की तरफ से पैसे भिजवाए गए हैं उसका बंदरबाट हो जाता है और उस पैसे की लूटमार हो जाती है। लेकिन कब इन सब चीजों से स्थिति सुधरेगी, कब बाढ़ से लोगों को राहत मिलेगी, ये बड़ा सवाल है। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6:30 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाढ़ के विकराल रूप की। हर जगह, हर जिले में सेम हाल है, हर जगह एक ही चीज देखने को मिल रही है। बाढ़ से लोग प्रभावित हो चुके हैं। सरकार की तरफ से मदद तो की जाती है लेकिन वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती, और वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती है। जो पैसा दिया जाता है उसका बंदरबाट कर लिया जाता है। हर जगह जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, लोग काफी परेशान हो चुके हैं लोगों के। और हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता देहरादून से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, देहरादून की अगर बात की जाए, बाढ़ से बुरी स्थिति हो चुकी है। जो संपर्क मार्ग है वो टूट चुके हैं, संपर्क लोग नहीं कर पा रहे हैं। जो यात्री आ रहे हैं उनकी भी बहुत बुरा हाल है। बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से बारिश जारी है तो कहीं न कहीं जल जीवन है। बारिश की बात करें तो लगातार बारिश के कारण जो है रात से जगह जगह बर्बादी है, लोगों को अच्छी खासी की परेशानी है उठानी पड़ रही है। लेकिन के साथ साथ अगर बात करें तो कहीं चारधाम यात्रा जो है वो उत्तराखंड में चल रही है, लेकिन जिस तरीके से श्रद्धालु उत्तराखंड में प्रवेश होने चाहिए स्थानीय लोगों के लिए उत्तराखंड की। जी राजेश जी, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो हर जगह एक ही हाल है, बाढ़ से लोग परेशान हो चुके हैं। कई सारे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहां की स्थिति है। कागजों में तो काम किए जाते हैं लेकिन लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। लोगों के घर बह चुके हैं, उनको रहने का इंतजाम नहीं किया गया है। लोग काफी परेशान हैं और सबको राम भरोसे छोड़ दिया गया है, क्योंकि अधिकारियों तक जो पैसा पहुंचता है उसका बंदरबाट कर लिया जाता है। अधिकारी उस पैसे को डकार जाते हैं। हर साल की तरह
बाढ़ आती है, इस साल भी बाढ़ आई है, लेकिन जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो तस्वीरें जस की तस बनी हुई हैं। तस्वीरें बिल्कुल वही हैं, कोई भी बदलाव नहीं किए गए। लोग हर तरीके से परेशान हैं, लोगों के घर बहे हैं, सड़क बह चुकी है और पानी के बीच जिंदगी जीने को लोग मजबूर हो चुके हैं। हमारे साथ हमारे सलाहकार संवादक केबक्स जी जुड़े हुए हैं। केबक्स जी, हमने हमारे सहयोगी से बात करी है, लगातार उनका यही कहना है कि जो राहत बचाव कार्य किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं सारे लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। जो गरीब लोग हैं वो अभी भी लगातार परेशान है। जो पैसा आता है उसका बंदर बाट कर लिया जाता है, लूट मार हो जाती है उस पैसे की, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं की जाती है। सृष्टि जी, मैंने जैसे पहले कहा था कि सरकार हर चीज को योगी या प्रमुख सचिव नहीं देखते हैं। इसके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, जो सिस्टम बाकायदे बना हुआ है कि प्रमुख सचिव के बाद जिले का कमिश्नर होता है, जिले कमिश्नर के बाद डीएम होता है, डीएम के बाद एडीएम होता है, एडीएम के बाद एसडीएम होता है, एसडीएम के बाद तहसीलदार होता है। तो ये पैसा जो आप कहते बंदरबाट हो रहा है, तो पहली बात तो समन्वय की कमी है जी। ये जिलाधिकारी की पोस्ट ऐसे होती जो हर जगह जिलाधिकारी नहीं जा सकता, हर जगह कमिश्नर नहीं जा सकता, हर जगह प्रमुख सचिव नहीं जा सकता। तो एक तो कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन की कमी होने की वजह से न तहसीलदार से एसडीएम लगातार मिल पा रहा है, एसडीएम जो है एडीएम को सही रिपोर्ट नहीं देता, एडीएम जो है प्रमुख डीएम को सही रिपोर्ट नहीं देता। एक तो समन्वय की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है और इसी वजह से बंटावार हो रहा है। अगर एक जिले को नजीर मान के उत्तर प्रदेश शासन कोई ऐसी कार्रवाई करे कि तहसीलदार से लेकर डीएम तक को एक ही डंडे से हाका जाए और उसको बराबर की सजा दी जाए, तो शायद ये संकेत चला जाए तो बाढ़ की स्थिति में थोड़ा कंट्रोल हो सकता है। स्थिति जी बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहीं ना कहीं काम जो किया जा रहा है, जिलाधिकारियों की तरफ से जो काम हो रहा है, कहीं ना कहीं लोगों को राहत तो नहीं पहुंच पा रही है। एक स्थायी समाधान कब निकलेगा केबक्स जी? स्थायी समाधान मैंने बताया कि एक सिस्टम बना हुआ है, सिस्टम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की जरूरत है और इसकी जरूरत है इस समय, क्योंकि बाढ़ का माहौल है। तो इसमें जिलाधिकारी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि वो, जैसे मैंने कहा था कि जहां जहां बाढ़ आई है वहां पे एडीएम की नियुक्ति करें, या बहुत ज्यादा बाढ़ आई तो एसडीएम की नियुक्ति हो सकती है। तहसीलदार को नोडल अधिकारी बना सकते हैं और नायब तहसीलदार को नोडल अधिकारी बना सकते हैं। जहां पे और ज्यादा बाढ़ है वहां कानून गो होते हैं उनको नोडल, और सबसे लगातार समीक्षा करनी चाहिए जिलाधिकारी को। और जिलाधिकारी जहां भी कमी पाते हैं, कुल मिला के सारी जिलाधिकारी की ढील की वजह से ऐसा हो रहा है। जिलाधिकारी अगर सख्त होगा तो तहसीलदार भी ठीक होगा, एसडीएम भी ठीक होगा, एडीएम भी ठीक होगा, सभी ठीक होंगे। ये जिलाधिकारियों की कमी, हर चीज शासन और योगी नहीं देखेंगे। एक योगी ने, शासन ने एक नीति बना दी, एक सिस्टम बना दिया। सिस्टम का अनुपालन करना जिलाधिकारी का है, एसडीएम का है, एडीएम का है। जब तक इन पे, जैसे लखीमपुर खीरी का आप जिक्र कर रही हैं कि वहां पैसा बट गया, बंटरवार हो गया, तो पैसा गया नहीं तो इसका जिम्मेदार कौन? इसका मतलब सीधे जिलाधिकारी की कमी है, समन्वय नहीं कर पा रहे हैं। जिलाधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कठोर करने जाए, एक मैसेज जाए उत्तर प्रदेश को कि जैसा लखीमपुर जिला के जिलाधिकारी के खिलाफ किया गया है, वैसा जिलों में जहां बाढ़ से लोग प्रभावित उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक संदेश जाना चाहिए, योगी सरकार को ऐसा संदेश देना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं देहरादून से, विशेष संवाददाता। राजेश जी, देहरादून की अगर बात की जाए, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, मैं बता कि भले ही बाढ़ की स्थिति जो है उत्तराखंड में भयावह नहीं है, लेकिन अगर ऑल उत्तराखंड की बात करें तो जिस तरीके से लगातार एक हफ्ते से बारिश का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, तो कहीं ना कहीं लोगों के आगे जो है विकट संकट देखने को मिल रहा है। क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं उत्तराखंड में और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की घटनाएं ज्यादा होती है, जिसकी वजह से जगह जगह पर जो रास्ते हैं वो बाधित है। और मैदानी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो कुछ मैदानी क्षेत्र ऐसे हैं कि जो जिसमें बाढ़ की स्थिति बनती है, लेकिन बाढ़ की स्थिति तब बनती है जब हैवी बारिश जो है वो प्रदेश में देखने को मिलती है। लेकिन अभी हाल ही में जो 4 से 5 दिन लगातार बारिश जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति देखी गई है। और साथ ही साथ जो लगातार जो चारधाम यात्रा में से जुड़े रास्ते हैं उसमें कहीं कहीं रास्ते बाधित है। यात्रा जो है कहीं ना कहीं
रुक रुक कर चल रही है। यात्रियों का इस समय हालांकि फ्लो होता है, हमेशा इस बार जो है यात्री कहीं ना कहीं कम जो है वो देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म स्थल की बात करें। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों को लेकर के अगर हम बात करें, इसके अलावा जैसे माफ कीजिएगा, मौसम विभाग की चेतावनी जो है और दोबारा एडवाइजरी जारी की गई थी। हाल ही में अभी 3 दिन का समय जो है मौसम विभाग ने दिया है कि भारी से भारी बारिश है कहीं गढ़वाल के क्षेत्र और कुमाऊं के में हो सकती है। लेकिन जिस तरीके का पूर्वानुमान जो है अभी तक मौसम विभाग ने लगाया था, तो कहीं ना कहीं वो सटीक साबित होता दिखाई दिया है और लगातार बारिश जो है वो अभी तक 2 दिनों में भारी बारिश जो है वो देखने को मिली है। लेकिन आगे की परिस्थिति जिस तरीके से जलभराव की स्थिति मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहाड़ों पे से जो एक जल सैलाब जो है वो कहीं ना कहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं निचले इलाकों में यानी कि जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर भयावह स्थिति जो है कहीं ना कहीं पैदा हो सकती है। जी राजेश जी, जिस तरीके से आपने बताया लगातार अलर्ट जारी किया गया है और सड़कों पर मलबा आने से भी लोगों को कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, संपर्क टूट चुके हैं, लोग संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। अगर बात की जाए जिन लोगों के घर बह चुके हैं, उसको लेकर क्या कुछ इंतजाम प्रशासन की तरफ से अब तक किए गए हैं? बिल्कुल सृष्टि, अच्छा सवाल है आपका कि जो लोगों के जिनके घर बह चुके हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, कहीं लोगों की जो संपत्ति है वो नष्ट हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार मुआवजे की बात हर बार मानसून में करती है। लेकिन सृष्टि सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से बरसात आती है लेकिन कोई भी इंतजामात जो है वो कहीं ना कहीं सरकारों के द्वारा अभी तक नहीं किए गए हैं कि वो जलभराव की स्थिति शहर के अंदर होती है उसको लेकर के कोई सॉलिड का जो सॉलिड प्रोग्राम है वो अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है। चाहे हम मौजूदा सृष्टि सरकार की बात करें या उससे पहले की भी सरकारों की बात करें, और हम हमेशा चर्चा करते हैं कि जलभराव हमेशा होता है, मानसून के टाइम पर हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। लेकिन जिस वक्त ये मानसून चला जाएगा, क्या सरकार ऐसी कोई कठोर नीति बनाएगी कि जो इस समय सूखाग्रस्त इलाके होते हैं, कई सारी चीजें होती हैं तो जिनको लेकर के एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए, जो आने वाला मानसून है नेक्स्ट ईयर जो आएगा, तो उसमें कहीं ना कहीं सरकार कोई ऐसी रणनीति बना रही है कि जो आज हमें कठिनाइयों को जनमानस को जो पानी का सैलाब देखने को मिल रहा है, कितनी संपत्ति उनकी खराब हो रही है, इन चीजों को लेकर के अगर आज सरकार अगली बार जो बनाए तो प्लेटफॉर्म अगर कुछ तैयारी सरकार की बेहतरीन होती है तो हो सकता है कि शायद कुछ लोगों को राहत मिले। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके की स्थिति है वो बड़ी भयानक है, क्योंकि लगातार पहाड़ों से पानी बरस रहा है और लगातार निचले इलाकों में जिस तरीके से बाढ़ की स्थिति है, तो कहीं ना कहीं जो आने वाला समय है वो भयावह हो सकता है। और रही बात दूसरी सृष्टि, आपने कहा कि जो लोग घर से बेघर हो गए हैं या नदी नालों के किनारे जो जिन्होंने अपने आवास या आशियाने बना रखे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं आज की डेट में प्रशासन ने खाली करवा दिया है, क्योंकि जिस तरीके से बारिश का फ्लो लगातार बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं खतरे की जद पर जो लोग रह रहे थे उन लोगों को एक सेफ स्थान पर पहुंचाया गया है कि ताकि कोई जो आपदा है, जो दैविक आपदा है, कहीं ना कहीं ये उनकी चपेट में ना आ जाए। तो फिलहाल इन चीजों को लेकर के तो सरकार प्रिकॉशन बरत रही है, लेकिन फिलहाल की स्थिति कहे तो लगातार जिस तरीके से बारिश पड़ रही है तो कोई बड़ी बात नहीं कि जो नुकसान है वो आगे भी देखने को मिल सकता है। जी राजेश जी, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार की तरफ से तो राहत बचाव कार्य किया जाता है, लेकिन जो पैसा आता है अधिकारियों की तरफ से उसका बंदरबाट हो जाता है, कागजों में तो काम किया जाता है, लेकिन जो लोगों की परेशानी है वो बिल्कुल वैसी ही बनी हुई है। इसका समाधान कब निकल पाएगा? बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि हम लोगों को एक प्रोग्राम जो है एक सॉलिड एक जो ग्राफ है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले क्योंकि जो शहरी इलाके हैं जिसमें जलभराव की स्थिति होती है, एक निकासी जहां पर पानी की हो सके उसके लिए नगर निगमों को जो है एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा कि पूरी तैयारी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से जो जलभराव की स्थिति है वो शहर के अंदर पैदा ना हो, क्योंकि ऐसे शहर है जहाँ पर जो सड़कें हैं वो बारिश के दौरान जो है वो लबालब भर जाती हैं
वहाँ पर लोगों को पता नहीं होता कि सड़क कहाँ पर है और नदी और नाला कहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं बड़ी दुर्घटनाएं जो है वो आम दिनों पर अक्सर हर शहर में, हर जिले में देखने को मिल रही है। तो ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सरकार को और निगम जो जितने भी ऑल इंडिया के अंदर निगम की बात करें तो जिस तरीके के निगम बनाए गए हैं तो वो एक प्रयास करें कि ताकि जो जल भराव की स्थिति शहर के अंदर है वो ना भरे। लेकिन दूसरी बात सृष्टि ये भी महत्वपूर्ण होती है कि लगातार जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि बारिश हो रही है, हमारे यहाँ देवभूमि है, ये देव उत्तराखंड और देवभूमि में 4 धाम स्थित है और 4 धाम में साथ में यहाँ पर संगम है अलकनंदा का और भागीरथी का, जहाँ से गंगा की उत्पत्ति होती है। गंगा जो है इस समय अपने खतरे के निशान के टच पर है। तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति जो है इस तरीके की, जिस तरीके से बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने भी चेतावनी इस बार दोबारा दी है, तो कहीं ना कहीं एक भयावह स्थिति जो है कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए बन सकती है और निचले इलाकों के लिए सृष्टि साफ तौर पर देखने को मिल सकता है कि जो आज की स्थिति में बाढ़ की स्थिति से लोग जूझ रहे हैं, वहां पर फसलों का नुकसान हो चुका है, लोगों को घर बाहर जो है वो बह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इस स्थिति से जो है जो जिस तरीके से दोबारा मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति आगे ज्यादा भयावह रूप ना ले ले, तो इन चीजों को लेकर के भी प्रिकॉशन खास तौर से भी बरतना होगा। लेकिन जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं आगे स्थिति तनावपूर्ण हो सकती है। जी राजेश जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उत्तराखंड की अगर बात की जाए तो वहां पर भी स्थिति बहुत बुरी हो चुकी है। जो तीर्थयात्री लगातार जा रहे हैं दर्शन के लिए, दर्शन के लिए उनको भी बीच में रोकना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है, मलबा आ रहा है सड़कों पर। तो उत्तराखंड भी हमने बात करी है, लगातार वहां पर भी राहत बचाव कार्य जारी है। केबक्स जी सर, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से हमने उत्तर प्रदेश की भी बात करी, उत्तराखंड भी हमारे सहयोगी ने बताया, हमारे पास समय बेहद कम है, तो मैं आपसे आखिरी कमेंट लेना चाहती हूँ कि जिस तरीके से ये जो सिस्टम हमारा खोखला हो चुका है, कब तक इससे लोगों को राहत मिल पाएगी? अच्छा, चाहे बात उत्तराखंड की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, अधिकारी आईएएस सेवा के हैं, पीसीएस सेवा के हैं, और जो हमारा प्रशासनिक सेवा होती है उत्तर प्रदेश की, उसके सेवा के अधिकारी हैं, उत्तरांचल सेवक, अधिकारी वही हैं, सिस्टम वही है। हमने पहले भी कहा था जो स्थिति यूपी की है वही अभी जैसे कि संवाददाता देहरादून ने बताया, वही स्थिति बंदरबाट वाली है। समन्वय की कमी वहां भी है, समन्वय की कमी यहाँ भी है। और इसमें यह है कि अब शासन ऐसी स्थिति में दोनों प्रदेश की बात मैंने सुनी, ऐसी स्थिति में जो प्रदेश के राहत आयुक्त हैं उन्हीं के द्वारा सारा पैसा जाता है हर जिले को, और नगर निगम महापालिकाओं को जो पैसा जाता है जिलाधिकारी के थ्रू जाता है। अब ऐसा है जैसे मैंने पहले कहा था कि जिला अधिकारी को एक सर्कुलर राहत आयुक्त से सारे प्रदेश के जिला अधिकारी को जाना चाहिए और अल्टीमेटम दे देना चाहिए कि अब आपके जिले में बाढ़ कंट्रोल में नहीं आई तो आपके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और इसके साथ ही साथ 1-2 जिला अधिकारियों को दंड दे करके, ये नहीं कि साहब उसको ट्रांसफर कर दिया, उनको स्पेशल इंट्री, क्योंकि ट्रांसफर करना कोई दंड नहीं है, एक स्पेशल इंट्री दे दी जाए उत्तर प्रदेश सरकार या उत्तरांचल सरकार, स्पेशल इंट्री के बाद वो कभी प्रमोट नहीं होंगे। ये पूरा संदेश प्रदेश में चला जाएगा कि जो एडीएम में भर्ती हुआ है, एसडीएम में भर्ती हुआ है, वो कभी डीएम नहीं बन पाएगा, या जो विशेष सचिव बना है वो कभी डीएम नहीं बन पाएगा, कभी प्रमुख सचिव। एक ऐसा कड़ा संदेश देना चाहिए, क्योंकि सस्पेंशन के उत्तर प्रदेश सरकार में अधिकार नहीं है किसी अधिकारी को बर्खास्त करने का अधिकार भारत सरकार को है। तो इसलिए जो उत्तर प्रदेश सरकार है, उत्तरांचल सरकार के अधिकार में जो है एक स्पेशल एंट्री दे करके ऐसे अधिकारियों को लाइन पे लाने का एकमात्र रास्ता है सृष्टि। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं कार्रवाई करनी पड़ेगी तभी जा करके कुछ समाधान निकल सकता है। केबक्स जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सत्येंद्र कुमार आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जगदीश सिंह और आमिर रजा बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हर जिले की तस्वीरें आपको हमने दिखाई, क्या कुछ हालात हैं, सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है, राहत बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन अधिकारियों ने सारा पैसे का बंदरबाट कर लिया और लोगों तक राहत सामग्री नहीं पहुंच पाई। कहीं ना कहीं जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक इसका समाधान का हल नहीं निकल सकता, क्योंकि जो कई सालों से लोग बंदरबाट करते चले आ रहे हैं, जो पैसा है उसको डकारते चले आ रहे हैं, तो अब सिर्फ कार्रवाई एक हल रह गया है। जब तक कार्रवाई नहीं होगी इन सब चीजों का हल नहीं निकल पाएगा। सुबह बोलेगा फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।